हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज 31 अक्टूबर। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ है, सुसाइड अमंग फार्म वर्कर्स रोज़ 18% इन 2020। तो किसानों के जो सुसाइड का जो परसेंटेज है वो 18% पिछले साल से बढ़ गया है। देखते हैं क्या कंटेक्स्ट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन सुसाइड अमंग फार्म वर्कर्स। तो एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले में इस समय 18% जो सुसाइड का जो परसेंटेज है वो पिछले साल से 18% बढ़ा है किसानों का। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स हु डाइड बाय सुसाइड इन 2020 वॉज 18% हायर दैन द प्रीवियस ईयर। ठीक, ओवरऑल करीब करीब जो है 10,677 लोग, मीन्स 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं जो फार्म सेक्टर में काम करते थे वो उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। ठीक, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हु डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इनकम सपोर्ट स्कीम सच एस पीएम किसान मे हैव फेस्ड हायर लेवल ऑफ डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द पैंडमिक। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि जब कोविड वाला टाइम चल रहा था तो उस समय उनका कोई इनकम नहीं हो पा रहा था और पीएम किसान जो स्कीम थी किसानों के बेनिफिट के लिए वो भी कुछ काम नहीं कर पाई। तो पीएम किसान के फेलियर की वजह से भी जो है हो सकता है कि कुछ किसानों ने सुसाइड किया हो। द वर्स्ट एमंग द स्टेट कंट्रीब्यूट महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा अगर कहेंगे किसान ने आत्महत्या की है तो वो है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा करीब करीब 4,000 से ऊपर फार्मर्स ने जो है सुसाइड किया है महाराष्ट्र के, इंक्लूडिंग ए 15% इंक्रीज इन द फार्म वर्कर सुसाइड। और महाराष्ट्र में पिछले साल के मुकाबले में 15% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अदर स्टेट विद ए पुअर रिकॉर्ड इंक्लूड कर्नाटका। देखिए कर्नाटका है, इसमें 2016 लोगों ने सुसाइड किया है। आंध्र प्रदेश में 889, मध्य प्रदेश में 735। कर्नाटका में क्या हुआ है कि 43% इंक्रीज़ हुआ है इन द नंबर ऑफ फार्म वर्कर सुसाइड इन 2020। ठीक, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करने की जो परसेंटेज है। देखिए 3,666, इसमें से 1.53 लाख पीपल जो हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो डेली वेज अर्नर में जो डेली कमाने और खाने वाले लोग हैं उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो होम मेकर्स हैं उनका है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनका परसेंटेज 11.3 है, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनका 10.2% है, और जो सैलरीड पर्सनस हैं उनका 9.7 है, स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनका 8.2 है, और फार्म सेक्टर में ये 7% है। तो ये न्यूज़ आपको जीएस थर्ड पेपर के एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ में काम आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं कैग, या उसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए कंटेक्स्ट क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑडिटर जनरल ऑफ मालदीव। तो जो हमारे इंडिया के कैग हैं और जो मालदीव के जो ऑडिटर हैं उन्होंने एक साइन किया, एमओयू एक साइन किया है टू स्ट्रेंथन द ऑडिट प्रोसेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। किस लिए साइन किया है? ताकि हम जो पब्लिक फाइनेंस का जो प्रोसेस है उसको और अच्छे से कर सकें। तो जो ये एमओयू है वो एम करता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि इन दोनों देशों के बीच में जो है ऑडिटिंग की जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर होगी इन फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिट बिटवीन टू कंट्रीज़। अब देखते हैं कैग क्या है, कैग के बारे में जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके आर्टिकल 148 में कैग का जिक्र है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। हमारे संविधान एक इंडिपेंडेंट ऑफिस के बारे में बात करता है जो कि कैग की ऑफिस है इन चैप्टर 5 अंडर पार्ट 5, और ये आता है आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। तो जो कैग्स की पावर दी हुई हैं वो आती हैं आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के बीच में। और जो कैग होते हैं हमारे, ये होते हैं हेड, इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और क्या होते हैं? तो ये एक तरह से गार्डियन होते हैं पब्लिक पर्स के, और ये कंट्रोल करते हैं जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं हमारे कंट्री में, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, तो जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है ये उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक, इनकी ड्यूटी है कि ये जो भी लॉज ऑफ पार्लियामेंट हैं और उसको फॉलो करते हुए ये क्या करें, ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करें। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इनकी अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। तो एक वारंट इशू करते हैं, उसी वारंट से और इनकी अपॉइंटमेंट होती है। जो कैग का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है, या जब तक वो 65 ईयर पूरा ना कर लें। या तो 6 साल का टर्म होगा, या जब तक वो 65 ईयर पूरा ना कर लें, जो भी पहले आ जाएगा तो रिटायर हो जाएंगे। अब देखते हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है। तो कैग की ड्यूटी होती है ऑडिट करना, ठीक, जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं
चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो, चाहे वो जो स्टेट का जो फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड उससे हो, चाहे जो यूटी का फंड हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, ठीक। तो ये हर चीज़ जो भी ऐसे स्टेट हो गया या सेंटर हो गया, तो उसके फंड्स को ये क्या करते हैं, ये कंसोलिडेट उसके फंड को ऑडिट करते हैं, ठीक। कैग ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और जो कॉन्टीजेंसी फंड है उसको भी ऑडिट करते हैं। एंड द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ जो फंड है उसको भी ऑडिट करते हैं, एज वेल एज कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक एंड ऑफ ईच स्टेट। और चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, ये दोनों के कंटीजेंसी फंड और दोनों के पब्लिक अकाउंट को ये इनका काम है ऑडिट करने का। नेक्स्ट पॉइंट है, कैग ऑडिट करते हैं जो भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो बैलेंस शीट है या कोई दूसरा सब्सिडरी अकाउंट है किसी भी डिपार्टमेंट का, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता हो या ऐसा डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट में आता हो, तो उस डिपार्टमेंट की भी ये ऑडिटिंग करते हैं। देखते हैं अब रिपोर्ट ये किसको सबमिट करते हैं। तो ये जो अपनी रिपोर्ट है ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक, और स्टेट में गवर्नर को। तो सेंटर में ये अपनी रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को और स्टेट में ये अपनी रिपोर्ट देंगे गवर्नर को। हु शैल इन टर्न प्लेस देम बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये लोग क्या करेंगे, जब रिपोर्ट इनको सबमिट कर देंगे, ठीक, क्या क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे सेंटर की रिपोर्ट और गवर्नर को सबमिट करेंगे स्टेट की रिपोर्ट। तो ये लोग बाद में हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वहाँ पे ये जो रिपोर्ट इनके द्वारा ऑडिट की गई है उसको पेश करेंगे। ही सबमिटेड 3 ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। देखिए 3 ऑडिट रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। पहला है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ठीक, दूसरा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स और तीसरा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक। तो ये तीनों रिपोर्ट जो है ये कैग जो है वो सबमिट किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ये न्यूज़ आपको जीएस सेकंड पेपर के अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। थर्ड न्यूज़ है, नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा को ऑफर्स। मीन्स मनरेगा में क्या हुआ है कि मनरेगा का अकाउंट ही खाली हो चुका है, अब कोई पैसा नहीं बचा है। कंटेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मनरेगा ने खुद कहा कि जो सारे फंड्स हैं हमारे वो ख़त्म हो चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, ठीक। और अभी जो भी और एलोकेशन होने वाला था वो अभी नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं है, तो 1 महीने तक कोई एलोकेशन भी नहीं हो सकता है और मनरेगा के सारे फंड जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो देखते हैं कि मनरेगा क्या है। तो मनरेगा जिसको नहीं पता होगा तो ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट टू वर्क के अगेंस्ट में, सॉरी, राइट टू वर्क में आता है ये। मीन्स जो हम काम करने का जो अधिकार है उसकी हमको ये गारंटी देता है। द की टेनेंट ऑफ दिस सोशल मेजर एंड लेबर लॉ इज़ दैट द लोकल गवर्नमेंट विल हैव टू लीगली प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज। मीन्स ये मनरेगा हमको ये 100 दिन की जो गारंटी देता है कि 100 दिन हमको काम करने के लिए मिलेगा और हमको वेज मिलेगा, ठीक। 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया टू इन्हेंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि जो लोग हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और इंक्रीज़ कर सकें। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जनरेशन ऑफ पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज फॉर ईच वर्कर हु वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर। मान लीजिए किसी के पास कोई स्किल नहीं है, कोई काम नहीं है, तो ये गारंटी करेगा कि 1 साल में हम आपको 100 दिन के लिए काम देंगे, ठीक। सेकेंड पॉइंट है इसका, प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन बाय स्ट्रेटनिंग द लाइवलीहुड बेस ऑफ रूरल पुअर। तो जहाँ कुछ नहीं है उसके हिसाब से तो 100 दिन काम मिला तो ये चीज़ बहुत हो जाता है, ठीक। तो क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट इन रूरल एरिया, तो जो उनसे सरकार काम लेगी, जैसे गांव में तालाब या कुएं खुदवाना या रोड बनवाना है, कोई भी चीज़ हो गई, तो उस चीज़ में जो है वो सरकार उनसे काम लेगी। तो हर पर्सन से कम 1 साल में 100 दिन का काम लेगी, ठीक। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो इसके फ़ायदे ये होंगे कि लोग जो गांव से छोड़ के शहर चले जाते हैं तो वो लोग कम से कम जाएंगे और जो हमारा गांव का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक। द फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन मनरेगा का बेनिफिट ले सकता है। तो पहला तो यही है कि हम भारत के नागरिक होंगे तभी हमको मिल सकता है ये चीज़, और हमारी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर हम जो अप्लाई करता है तो उस समय उसकी एज 18 साल होनी चाहिए। और जो अप्लीकेंट है वो अप्लीकेंट जो है वो लोकल, उसका घर जो है वो लोकल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और स्टेट के हैं, आप आके दूसरे स्टेट में आप अप्लाई करते हैं, नहीं, आप आपका रेजिडेंस जहाँ पे है आप वहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, ग्राम पंचायत के थ्रू। तो ये न्यूज़ आपको जीएस सेकंड पेपर के वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द दीज स्कीम्स, तो ये न्यूज़ आपको जीएस सेकंड पेपर में काम आएगी। नेक्स्ट देखते हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। देखिए कंटेक्स्ट क्या है इसका।
तो UIDAI पता होगा आपको, जो हमारे आधार कार्ड जारी करती है, हैज़ आस्क्ड फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। UIDAI ने क्या कहा है कि हमको पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ से एग्जेम्पशन चाहिए। अब देखते हैं पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ क्या है, क्या ये बिल क्या है ये। द जेनेसिस ऑफ दिस बिल लाई इन द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ए कमिटी एक्सपर्ट हेडेड बाय BN श्रीकृष्ण। तो देखिए, एक राइट टू प्राइवेसी का केस हुआ था, ठीक, ये केएस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये राइट टू प्राइवेसी का केस था। तो इसी के हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये प्रोटेक्शन, जो डाटा प्रोटेक्शन, तो जो प्राइवेसी के जो इश्यूज़ हैं इसको, इसके बारे में जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक। तो उसी की रिपोर्ट के चलते इस कमेटी का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस BN श्रीकृष्ण, ठीक। तो इसमें क्या एग्जेप्शंस हैं देखते हैं। तो द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 हैज़ ए कंटेनियंस सेक्शन 35 विच इन्वोक्स, देखिए इसमें एक सेक्शन 35 है जो कहता है सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इन चीज़ों को लेकर के अगर कोई बात होती है तो सरकार चाहे, मतलब मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो आपके डाटा को ले सकती है बिना आपसे पूछे या बिना आपसे परमिशन लिए। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, अगर सोवरेंटी और इंटीग्रिटी पे बात आती है इंडिया के, या कोई पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू होता है, या कोई फॉरेन स्टेट से जो फ्रेंडली रिलेशन है उसमें, उससे रिलेटेड कोई इशू है, या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को लेकर कोई इशू है, तो इन चीज़ से संबंधित कोई भी अगर बात होती है तो जो केंद्र सरकार है वो बिना आपसे पूछे आपके डाटा को ले सकती है, उसका यूज़ कर सकती है, ठीक। तो यही इसका जो, देखिए इसका मेन इशू क्या है। तो ये बिल एक तरह से आपके राइट को प्रोटेक्शन तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो कह रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट आपके डाटा को का यूज़ कर सकती है। तो बिल इज़ लाइक ए टू साइडेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार की तरह ये बिल है। वाइल इट प्रोटेक्ट द पर्सनल डाटा ऑफ इंडियंस, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो कर रही है, लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि भैया हमारा जब मन करेगा तब हम क्या करेंगे, आपके डाटा को चुरा लेंगे, ठीक। तो ये न्यूज़ आपको GS थर्ड पेपर में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ में ये काम आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, सूरत विंस अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो सूरत को भैया अवार्ड मिल गया है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। सूरत हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक। द अवार्ड हैज़ गिवन आउट बाय द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो अवार्ड ये दिया किसने है, तो हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने ये अवार्ड दिया है सूरत को। इसमें देखते हैं और कुछ लोगों को और अवार्ड मिला है, किसको किसको, देखिए कोची को मिला है, ये सब यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ठीक। दिल्ली को अवार्ड मिला है कि ये नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए सबसे अच्छा है, ठीक। दिल्ली वाज आल्सो बेस्ट मेट्रो पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन अवार्ड, ठीक। तो बेस्ट जो मेट्रो ट्रेन्स हैं उसका बेस्ट सर्विस का और बेस्ट सेटिस्फैक्शन का अवार्ड मिला है। और नागपुर को मिला है, ठीक, कि यहाँ का जो यहाँ मेट्रो रेल्स हैं, जो मेट्रो रेल्स का जो इंटीग्रेशन है वो पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट है नागपुर में, ठीक। अब देखते हैं लास्ट न्यूज़ है ये आज की, मिशन समुद्रयान। तो जो मिशन समुद्रयान है ये इंडिया का पहला यूनिक मैन्ड ओशन मिशन है। ये क्या है, ये इंडिया का पहला मैन्ड ओशन मिशन है। इसमें इंडिया ज्वाइन करेगा किसको, देखिए इससे पहले मैन्ड ओशन मिशन कौन कौन कर चुका है, तो US से कर चुका है, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना, ठीक। इनके बाद जो है छठा नंबर जो है 6 है इंडिया का। इट विल हेल्प इन कैरिंग आउट डीप ओशंस एक्सप्लोरेशन ऑफ द नॉन लिविंग रिसोर्सेज सच एज पॉलीमेटालिक मैनेजेस नोड्यूल्स गैस हाइड्रेट। तो ये इंडिया की हेल्प करेगा कि इंडिया ओशन में डीप में जाए, 1000 से 5500 मीटर्स, तो और डीप में जाए, और जो वहाँ पर जाके क्या करेगा, सल्फाइड्स या कोबाल्ट्स या जो एक्सप्लोरेशन की जो चीज़ें हैं, तो समुद्र में ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर करना भी बाकी है, तो इंडिया भी जाके एक्सप्लोर कर सकता है। किसके थ्रू, तो ये अंडर वाटर व्हीकल्स, तो अंडर वाटर व्हीकल्स का यूज़ करके जो है इंडिया जाके इंडिया के जो पर्सन्स हैं, कोई भी इसको चुना जाएगा, वो जाके अंदर जो है कोई भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये था मिशन समुद्रयान। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।